ओके चलो बच्चा पार्टी, आज अपन थोड़ा बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री कर चुके हैं, ठीक है। सो विल डू फिजिक्स टुडे। फिजिक्स में मैंने आपका एक चैप्टर खत्म करा दिया है जो बहुत ही लल्लू पंजू का चैप्टर है, फिजिकल वर्ल्ड बोल के। ज़्यादा कोई उसमें था नहीं, न्यूटन क्या था, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, क्यों हम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स के एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल गो डिग डीपर इनटू फिजिक्स, ठीक है। सो जो पहला चैप्टर आपका आता है, ठीक है, जो पहला चैप्टर आता है आपका वो है, ये क्या हो गया, अरे जो पहला चैप्टर आपका आता है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो थोड़ा सा आपको आइडिया दे दो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे क्या। एक्चुअली में ये चैप्टर का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत सारा कुछ है। अभी फिजिक्स पढ़ते 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 आप तमाम फार्मूलाज पढ़ेंगे इन 2 सालों में, ठीक है। इन 2 सालों में हम तमाम फार्मूलाज पढ़ेंगे, तमाम थियरीज पढ़ेंगे, तमाम डेरिवेशंस पढ़ेंगे, और इन डेरिवेशंस में हर एक का एक फार्मूला होगा, हर एक का अगर एक फार्मूला होगा तो उसका यूनिट होगा, और अगर उसका यूनिट होगा तो उसका डायमेंशन होगा। जैसे मैं अगर अभी आपको बोलूं कि भाई साहब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पढ़ा है आपने। अभी मैं अगर बोल तो आपको इसका यूनिट्स और डायमेंशन पूछा जाएगा, ठीक है। यू विल बी आस्क्ड अबाउट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, जो आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा हुआ है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका यूनिट और डायमेंशन क्या कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है, आप बोलेंगे अभी ये क्या होता है, यू हैव नॉट स्टडीड इट हियर, ठीक है। तो ये क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अभी आप पूरा कंफ्यूज, ठीक है, लेकिन आपको इसका भी यूनिट एंड डायमेंशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी होगा क्या कि आप जिन चीज़ों को अभी तक टच बेस भी नहीं किए हैं उनको फटाक से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यूनिट्स एंड डायमेंशन में थोड़ा सा 70 to 80% आपको यहाँ पे रटना है, थोड़ा सा, ठीक है, समझना है। और ये क्या होता है, जब आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस पूरा पढ़ लेते हैं, जब आप पूरी फिजिक्स पढ़ लेते हैं, तब आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाता है। देन यू नो कि कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, उसका यूनिट क्या होगा, उसका डायमेंशन क्या हो गया, फटाफट तब आप कर सकते हैं। अभी फिलहाल आपने पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई है, जितना भी थोड़ा बहुत फिजिक्स मालूम है उसमें से आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस निकाल सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में आपको वो सब भी पढ़ना पड़ेगा जो आपने अभी तक सीखा नहीं है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट्स एन ईजी चैप्टर सो फार, ठीक है। वी विल सी व्हाट इज इट ऑल अबाउट। सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स या डायमेंशंस, ठीक है, यूनिट्स क्या होते हैं और मेजरमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ओके, लेट अस एक्सप्लोर सम ऑफ द क्वेश्चंस। जैसे व्हाई डज द रेनबो हैव स्पेसिफिक कलर्स इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, क्यों होगा ये बता सकते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो अभी हो क्या रहा है, ये जो सन है, सन के शेप में आता है रेनबो, क्यों, क्योंकि आपके जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या बना रहे हैं, एक प्रिज्म की तरह बना रहे हैं, और उस रिफ्रैक्शन से आपके बेंडिंग ऑफ लाइट से ये फिनोमेना आ रही है। रेनबो का शेप कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ये कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, इट विल ऑलवेज बी इन द सन शेप, एंड दिस इज अ फिनोमेना which will happen only when there is enough of light and as well as लाइट और रेन दोनों एक साथ हो। मतलब सनलाइट और रेन जब एक साथ अकर होते हैं तभी आपको रेनबो दिखता है जनरली, ठीक है। सो दिस इज अ जनरल क्वेश्चन, ठीक है। सो व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, क्यों, अगेन आपका स्टार्स ट्विंकल नहीं होते हैं, स्टार्स एमिट देयर लाइट, लेकिन इतने दूर हैं वो हमसे कि हमारे एटमॉस्फेयर के जो लेवल्स हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है। जैसे समझो तुमने बाल्टी में पानी रखा और पानी में एक कॉइन रखा, अभी पानी को जोर से तुमने चेक कर दिया तो क्या होगा, वो कॉइन ऐसे ऐसे हिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन कॉइन हिल रहा है क्या, नहीं, ठीक है। सो इन द सेम वे आपका स्टार्स भी है, स्टार्स इतने दूर हैं हमसे और उनके बीच में जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसे ऐसे हो रहा है भाई साहब, ठीक है, उसका डेंसिटी ऊपर नीचे हो रहा है एटमॉस्फेयर का, इसीलिए हमको स्टार्स ट्विंकल होते नजर आ रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए, व्हाट इज अ मेटेरॉइड, एनीथिंग विच स्ट्राइक्स द अर्थ। मेटेरॉइड कुछ भी हो सकता है, कोई पार्टिकल हो सकता है, कोई स्पेस। व्हाट इज डे, व्हाई डू डे एंड नाइट अकर इन अ साइक्लिक ऑर्डर, दीज आर वेरी। तो आप देखिए, हमने जब फिजिकल वर्ल्ड का चैप्टर पढ़ा था तो व्हाट वाज फिजिक्स, फिजिक्स वाज एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचर, नेचर के लॉस को हम समझते हैं और इन नेचर्स के लॉ को समझते हुए हम उसको अप्लाई करते हैं। जैसे हमने ग्रेविटेशन समझा, मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, वी अंडरस्टूड व्हाई
a planet is revolving around the sun or why a satellite is revolving, why moon is revolving around the earth. सो इसके आंसर्स हमको ग्रेविटेशन में मिलते हैं. अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अब हम इसको अप्लाई करेंगे सैटेलाइट लॉन्च करके. आप भाई साहब बैठे बिठाए घर पे समझ लो अमेरिका में कोई मैच हो रहा है, आप कैसे उसको देख पा रहे हैं? क्योंकि आपके ऊपर एक सैटेलाइट है जो इस रिले को आपको करवा के दे रहा है. ये सैटेलाइट जो है तो डेफिनेट ऑर्बिट में घूम रहा है. इस सैटेलाइट को डेफिनेट ऑर्बिट में घूमने के लिए आपने कुछ ग्रेविटेशनल कैलकुलेशंस किए हैं. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू हैव अप्लाइड फिजिक्स. ठीक है, ओके. सो ये सब कुछ कॉमन क्वेश्चंस है. ऑल दीज क्वेश्चंस लीड टूवर्ड्स क्यूरियोसिटी. तो तभी आप क्यूरियस होते हैं और इस क्यूरियोसिटी से जन्म होता है फिजिक्स का. ठीक है, ज़्यादा करके फिजिक्स क्या है? नेचर के लॉस को एक्सप्लेन किया गया है और इन नेचर के लॉस को एक्सप्लेन करने के बाद वी इम्प्लीमेंट देम. ठीक है, वी इम्प्लीमेंट देम. ठीक है, सो क्यूरियोसिटी एंड क्यूरियोसिटी लीड्स टूवर्ड्स व्हाट? साइंस. ठीक है, सो सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज बेसिकली क्यूरियोसिटी. यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ऑब्जर्वेशन नीड नॉट बी ऑलवेज करेक्ट. अभी देखो समझो मैं मेरी आपसे उम्र ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मेरी आई साइट आपकी तरह स्ट्रांग नहीं होगी. ठीक है, क्लियर है? ओके, लेट्स से मैं आपको एक स्केल देता हूं और इस टेबल को मेजर करने देता हूं. समझ लो 10 लोग हैं यहाँ पे. आप देखेंगे, समझ लो स्केल से अगर 11.01 सेंटीमीटर एक ने मेजर किया. ठीक है, दूसरा वाला जो मेजर करेगा वो होगा 11.02 सेंटीमीटर. तीसरा वाला जो मेजर करेगा वो शायद 11.00 सेंटीमीटर. आप देखोगे हर एक की रीडिंग अलग अलग आ रही है. क्यों? क्योंकि हर एक का ऑब्जर्वेशनल स्किल्स जो होता है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो अलग अलग है. एकदम ऐसा नहीं हो जाएगा कोई 8 बोल दे फिर तो वो बकवास कर रहा है, उसको आता ही नहीं है. ठीक है, और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई 15 बोल दे. लेकिन लगभग सब लोग आसपास होंगे. कोई 11.01 बोलेगा, कोई 11.02 बोलेगा, वगैरह वगैरह. ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन नीड नॉट बी ऑलवेज करेक्ट. तो ऑब्जर्वेशन में होता है आपके एरर का स्कोप. ठीक है, अभी इस एरर के स्कोप को हम कैसे मिनिमाइज करें? ऑब्वियसली बाय पेइंग मोर अटेंशन. ठीक है, बाय टेकिंग मोर रीडिंग्स. ठीक है, ऑन व्हाट एल्स बाय रेक्टिफाइंग द इक्विपमेंट इफ इट इज नॉट करेक्ट. तो ये सारी तमाम चीजें हैं. ठीक है, ओके. सो ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन नीड नॉट बी ऑलवेज करेक्ट. ठीक है, तो आप देखो जैसे यहाँ पे. ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट एक्चुअली ट्रैक्स आर पैरेलल. बट एक्चुअली देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको लग रहा है कि यार ये तो पैरेलल नहीं है ना. आप अगर 2 डायमेंशन में इसको देखोगे तो ये पैरेलल है. सॉरी 3 डायमेंशन में, मतलब ट्रैक ऐसे जा रही है ना. लेकिन अगर इसको 2 डायमेंशन में देखोगे तो ये पैरेलल नहीं है. सोचो ये आपका एक रेलवे ट्रैक है, राइट? आप इसको ऐसे देख रहे हो, ये आपके सामने ऐसे जा रहा है. क्या ये आपको पैरेलल, क्या ये पैरेलल है? अरे एक्चुअलिटी में तो है ना भाई. आप ऐसे देख रहे हो इसको ऐसे. ठीक है, ये इस एक्सिस पे जा रहा है. क्या ये पैरेलल है? ऐसे. अभी इसको आप अगर ऐसे देखोगे तो क्या ये पैरेलल है? नहीं है ना. कहाँ पैरेलल है? पैरेलल मतलब ये होगा. ठीक है, समझो क्या. देखो पैरेलल किसको बोलेंगे हम? जिनके बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है. ठीक है, सो इफ यू आर लुकिंग एट दिस रेलवे ट्रैक, अगर आप ऐसे देख रहे हैं, समझ लो ये पीस ऑफ पेपर है. क्या इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है? इसके बीच में क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है? नहीं है. तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है. इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है. अगर आप पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो इसको, पेपर आपका 2 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में ये पैरेलल है. समझ में आ रहा है? 3 डायमेंशन में आपको भी मालूम है कि ये रेलवे ट्रैक पैरेलल है, लेकिन 2 डायमेंशन में ये पैरेलल नहीं है. ठीक है, अगर आप देखोगे पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट रहेगा, जो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है. क्लियर है? आर वी क्लियर दिस वन? ठीक है, समझ में आ रहा है? सो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है नीड नॉट बी ऑलवेज करेक्ट. मैं बोलूंगा कि भाई साहब ये लाइन पैरेलल नहीं है. भाई अगर देखो मेरे हिसाब से तो लाइन कुछ ऐसे दिख रही है ना. लाइन कुछ ऐसे दिख रही तो ये तो एंटी पैरेलल हो गई, ये तो पैरेलल नहीं हुई. लेकिन लाइन एक्चुअली में कैसे है? ऐसे है. आप अगर ऊपर से देखोगे तो ऐसे है, आप अगर इस साइड से देखोगे तो ये ऐसे जा रही है ना. सो लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. क्लियर है? ओके, बहुत सिंपल सी चीजें हैं. और ऑब्जर्वेशंस में कभी कभी क्या हो जाती हैं ये. ठीक है, ऑब्जर्वेशंस में, अरे यार अरे ये क्या हो गया? अरे ये तो कभी कभी गलतियां आ जाती हैं. ठीक है, सो डिपेंड्स वेयर आर यू ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम.
बट एक्चुअली ट्रैक्स आर पैरेलल, ठीक है, ट्रैक्स तो आपके पैरेलल होते हैं, ओके। कांट ट्रस्ट जस्ट वन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन इज एसेंशियल। तो इसीलिए सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे आप भरोसा नहीं कर सकते, ऑब्जर्वेशन लोगों की अलग अलग होती है, तो इसीलिए आपको एक्सपेरिमेंटेशन पे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन पे इट इज एसेंशियल, ठीक है। ओके, लेट्स लुक एट इट। फॉर दिस वी रिक्वायर प्रिसाइज कैलकुलेशन। मतलब कैसा होगा, अभी आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने सारा कैलकुलेशन किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दूसरा कैलकुलेशन किया, तो आपको प्रिसाइज तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके, इन ओम्स लॉ वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट मे बी कांस्टेंट, मे नॉट बी कांस्टेंट। जैसे आपने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, राइट, V इज इक्वल टू क्या है भाई साहब, IR, है ना भाई साहब, V इज इक्वल टू IR। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि V बाई I जो रेशियो है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज बेसिकली कांस्टेंट, है कि नहीं। V बाई I जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, इसको प्रूव करने के लिए कांस्टेंट क्या, रेजिस्टेंस, क्या करेंगे आप, ओके। चलिए आप एक सर्किट बनाएंगे, आपने एक वोल्टेज डाला यहाँ पे और यहाँ पे समझ लीजिए एक रेजिस्टर है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। आपने यहाँ पे एक एमीटर डाल दिया, इस एमीटर में आप क्या मेजर करेंगे, करंट। इसका कुछ वोल्टेज है, लेट्स से V, इसमें जो करंट होगा वो मेजर होगा I, और ये समझ लीजिए हो गया R, ठीक है। तो V बाई I इज इक्वल टू R। ये सही है या नहीं, इसको क्या एक ही रीडिंग में कहानी खत्म कर देंगे, नहीं। व्हाट यू विल डू इज नाउ यू विल इंक्रीज द वोल्टेज। आपने भाई साहब एक और बैटरी फिक्स कर दी, ठीक है, एक और बैटरी लगा दी, और क्या कर दिया भाई साहब, वही करंट को आप मेजर कर रहे हैं, वही रेजिस्टेंस आपने लगा हुआ है। फिर भी आपको देखोगे यहाँ पे V डैश बाई I डैश विल बी इक्वल टू R। आपने दूसरी रीडिंग लेंगे, आपकी वोल्टेज के हिसाब से करंट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने वोल्टेज बढ़ाया है तो करंट भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो सेम ही रहेगा। कैसा है देखो, अगर समझ लो मैं 4/8 बोल रहा हूँ तो ये कितना होगा, 1/2। क्या दिस विल बी द सेम एज 16/32, है ना भाई, सबके सब सेम ही तो हैं। अगर हम बोले भाई साहब 24/48, ऑल ऑफ देम आर द सेम ओनली। तो आपका वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रखी है आपने। तो V बाई, तो आपका जैसे समझ लो ये V 1/I1 you will find will be equal to V2/I2 will be equal to V3/I3। यहाँ पे आप वोल्टेजेस बढ़ाते जा रहे हैं, पैरेलली आपके करंट भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके की बढ़ोतरी आपको मिलेगी, ठीक है। सो बाय मल्टीपल रीडिंग्स you come to a conclusion, you never come to a conclusion by just one reading, by multiple readings you actually come to a conclusion, ठीक है। In Ohm's law we can say that the ratio of voltage to current may be constant or may not be constant. We need to measure things for accurate results. तो हमारे results के लिए we need to measure the things accurately, ठीक है। The purpose of experiment is to establish the laws, hence measurement of different physical quantities is extremely important, ठीक है। तो हमको लॉज बनाने पड़ेंगे, और इस लॉज को बनाने के लिए मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप फिजिकल क्वांटिटीज को प्रॉपर्ली मेजर करें, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ओके। दिस लीड्स टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेजरमेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट कैसे करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द टर्म्स बिफोर वी स्टार्ट दिस। व्हाट आर दीज क्वांटिटीज कॉल्ड इन फिजिक्स, ठीक है, जैसे वेट, ठीक है, लेंथ, हाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दीज आर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। और भी बहुत सारे क्वांटिटीज है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, जिसको भी भाई साहब आप मेजर कर पाए वो आपका फिजिकल क्वांटिटी होगा। आपके स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या क्या है, स्टैंडर्ड 7 हैं, क्या क्या है बताइए, नहीं, स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है, टाइम, ओके, वेरी गुड, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, बहुत बढ़िया, मास, और हाँ लुमिनस इंटेंसिटी, ओके चलिए, और करंट, ओके चलिए करंट, और बताइए 1 2 3 4 5 6 हुए, एक और बाकी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वेरी गुड, चलिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ को मेजर करते हैं हम किसमें, मीटर, मास केजी, टाइम सेकेंड्स, टेम्परेचर केल्विन, डिग्री केल्विन नहीं लिखेंगे, ठीक है, करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ठीक है, क्लियर।
तो ये आपके कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो ये सारे आपके फिजिकल क्वांटिटीज हैं। डिराइव्ड यूनिट्स जो होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट से होते हैं, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स आर बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, ओके। फिजिकल क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको आप किसी ना किसी स्केल पे मेजर कर पाए उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ दिस डेस्क, कैन इट बी मेजर्ड? यस, ठीक है। द करंट विच इज रनिंग थ्रू दिस ट्यूब लाइट, कैन दैट बी मेजर्ड? यस, ठीक है। लेट्स से द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन दिस बोर्ड और पैनल, कैन दिस बी मेजर्ड? यस, ओके। द थॉट्स दैट यू आर रनिंग इन योर माइंड, कैन दे बी मेजर्ड? नो, ठीक है। उसको मेजरमेंट कुछ नहीं है, उसको कैसे मेजर करेंगे? तो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी की कोई मेजरमेंट नहीं होती है, ठीक है। फीलिंग्स की कोई मेजरमेंट नहीं होती है, ठीक है। फीलिंग्स की कोई लव, अफेक्शन, हेट्रेड, व्हाटएवर फीलिंग्स आर हैपनिंग इन द माइंड, दे कैन नॉट बी मेजर्ड। बट एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटीज हाउएवर स्मॉल दे आर, आप एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन को भी मेजर कर सकते हैं, अगर स्केल से नहीं तो थियोरेटिकली एटलीस्ट, ठीक है। However small the quantities are, they can be measured. So quantity that can be measured is known as a physical quantity. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। Example, length can be measured, mass, velocity, temperature, area, volume, density, etc. ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? Measurable quantities, and hence they are known as physical quantities. नॉन फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड इज नोन एज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसमें देख लेते हैं भाई साहब, अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नोन एज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल, लव, हेट्रेड, योर इमोशंस, ठीक है। तो ये सारे आपके नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी? लेंथ, मास, टाइम, एयर। नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, एयर। सो एयर विल बी बेसिकली अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ओके। Which of the following is a physical quantity? Acceleration, like, dislike, hatred. Acceleration, ठीक है। Obviously acceleration जिसको आप measure कर सकें, ठीक है। Curiosity leads us to science, only observation, only experimentation, none of these. Curiosity leads us to science, ठीक है। So science आपका curiosity. Okay, now let's count about physical quantity. So any quantity which can be measured directly or indirectly, or in terms of which any laws of physics can be expressed is called a physical quantity. तो आप जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, ये किस पे ज़्यादा करके हैं? फोर्स पे हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको आप फिजिक्स के लॉज में डिफाइन कर सकें उसको आप क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज अ physical quantity. There are two types of physical quantity in the SI systems. SI मतलब Standard International, ठीक है। In the Standard International System of Units, there are two types of physical quantities. Let's look at this. Physical quantities क्या हो जाएंगे आपके? Fundamental quantities and derived quantities. Fundamental quantities कितनी होंगी? अभी आपने बोली कितनी होंगी? 7, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर 7, डिराइव्ड क्वांटिटीज बहुत सारी होंगी। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी अगर आपका लेंथ है जिसका होता है भाई साहब मीटर, तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हो जाएगी? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों? क्योंकि भाई साहब वॉल्यूम होता है आपका मीटर क्यूब। एरिया, एरिया क्यों? मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अगर मास का होता है, मास का होता है केजी, तो डिराइव्ड क्वांटिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी, जैसे डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई आपकी डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूबिक, ये डिराइव क्वांटिटी हो गई। 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स जहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। ये सारे डिराइव क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर 7, डिराइव क्वांटिटीज कैन बी मेनी, ठीक है। बहुत सारे डिराइव क्वांटिटीज हो सकते हैं आपके, ओके। व्हाट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी? अ फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट इज नोन एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डिपेंडेंसी किसी और से ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एनी फिजिकल क्वांटिटी which has no dependency on other physical quantities for their measurement will be known as fundamental quantities. तो fundamental quantities यहाँ पे क्या क्या हो गया? देखिए, fundamental quantities SI यूनिट और सिस्टम। जैसे लेंथ हो गया, SI यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। सिंबल क्या हो जाएगा? मीटर। मास हो गया, SI यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम, और सिंबल क्या हो जाएगा? केजी, ओके। टाइम, टाइम का सेकेंड्स, और ये हो गया एस, ठीक है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर बोलते हैं हम, टेम्परेचर ये बेसिकली
थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसका क्या हो जाएगा बोलो, केल्विन, एंड सिंबल विल बी के, नॉट डिग्री के, ठीक है, ओके, केल्विन यहाँ पे के कैपिटल में होगा, ठीक है, के कैपिटल में होगा, ओके। चलिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, एंड इट इज रिटन एज MOL, सिर्फ ई नहीं होगा, पूरा का पूरा लिखेंगे आप, ये सिंबल जो होगा उसका MOL होगा, ठीक है, दिस विल बी MOL, ठीक है, ओके। फिर क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर, एंड इज रिटन एज कैपिटल A, ठीक है, ओके। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी आपका SI यूनिट कैंडेला, ठीक है, इट इज अ मेजर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट, कितना ये लाइट देखिए आपका ब्राइट है या नहीं, इट इज अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा बच्चा बॉडी, कैंडेला, एंड इट्स सिंबल इज CD, क्लियर, ओके। अभी हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की, सो लेट्स टॉक अबाउट सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, अच्छा ये आप नोट कर लीजिए, ये सिर्फ फिजिक्स में ही एप्लीकेबल है, केमिस्ट्री में आप इसको नहीं लिखते हैं। एक हो जाएगा आपका प्लेन एंगल दैट इज रेडियन, और एक हो जाएगा आपका सॉलिड एंगल दैट इज टेरेडियन। मैं बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है, समझ लो, आपने कोई सर्कल लिया, ऐसा सर्कल, ठीक है, क्लियर है, सर्कल, ओके, इस सर्कल का एक रेडियस है R, ठीक है, क्लियर है, आपने ये भी रेडियस R ही होगा, अगर ये वाला लेंथ जो आपने लिया है ये भी रेडियस R हो, बात समझ में आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे रेडियन, 1 रेडियन, ठीक है। एक सर्कल का जो रेडियस है उतना ही इसका ये लेंथ है, ठीक है, अगर ये वाला सेगमेंट जो आपने लिया है उतना ही लेंथ है तो ये हो जाएगा 1 रेडियन, दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन। तो सर्कल को हम, प्लेन एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, रेडियंस में। अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा रेडियंस क्या होता है, जैसे समझो 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, पाई रेडियंस, बस इतना याद रखिए काफ़ी है, ठीक है। अभी मैं अगर बोलूँ 90 डिग्री तो क्या बोलेंगे आप, पाई बाई 2 रेडियंस, है ना, पाई रेडियंस बाई 2। अगर मैं बोलूँ 360 डिग्री तो कितना हो जाएगा बोलो, इसका डबल, मतलब 2 पाई रेडियंस। मामला समझ में आ रहा है, ठीक है, फिलहाल इतना ही काफ़ी है, ठीक है, ओके। और सॉलिड एंगल क्या होता है, देखो आप एक स्फीयर को देखो, एक 3 डायमेंशनल स्फीयर को, दिस इज बेसिकली अ 3 डायमेंशनल स्फीयर, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्फीयर में से इस एंगल को, एक स्फीयर को देखो, एक स्फीयर ऐसे जो, मतलब ये देखा लट्टू, हाँ ये लट्टू होता है ना भाई साहब, ये ठीक है, कोन की तरह। तो ये जो एंगल बना रहा है जो तीनों डायमेंशन में है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। ये वाला जो एंगल है वो आपका 2 डायमेंशन में है, ये जो लट्टू वाला जो एंगल है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जो जा रहा है एंगल, इसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल, और इसको हम किस में मेजर करते हैं, स्टेरेडियंस में। सो दीज आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, so you have 7 fundamental physical quantities, and along with that you have 2 supplementary quantities which are radian and steradian. Radian is plane angle, steradian is solid angle. Clear? Are we clear? चलिए, एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सरफेस एट अ पॉइंट इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। एक पॉइंट पे जो एंगल इंस्क्राइब होता है, ठीक है, द एंगल इंस्क्राइब्ड एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इट्स सॉलिड एंगल, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा सॉलिड एंगल, दिस बेसिकली कॉल्ड अ सॉलिड एंगल, और इसी को हम मेजर करते हैं किसमें, स्टेरेडियन में, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल these are the 7 fundamental quantities, okay। Derived quantities, the physical quantities which is derived from more than one fundamental quantity is called a derived physical quantity, ठीक है, derived physical quantity। जैसे या तो एक से ज्यादा, जैसे लेंथ आपके कितने मीटर से बना है, 1 मीटर से बना हुआ है, वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, मतलब कितने, 3 मीटर आ गए भाई साहब, 3 बार मीटर को आपने मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या हो जाएगा, डिराइव्ड यूनिट। ये क्या हो जाएगा, फंडामेंटल यूनिट। मास का फंडामेंटल यूनिट क्या है, केजी। वॉल्यूम का भाई साहब कितना है, मीटर क्यूबिक। अगर मैं डेंसिटी लिखूं केजी पर मीटर क्यूबिक, मतलब 1 यूनिट ऑफ केजी एंड 3 यूनिट्स ऑफ मीटर, तो ये क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। डिराइव्ड मतलब जो इससे आ रहा हो, फंडामेंटल को जोड़कर जो आ रहा हो, उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। सो एग्जाम्पल जगह जैसे एरिया, डेंसिटी, फोर्स, ठीक है। एरिया हो गया, एरिया किस में मेजर होगा, देखो
m का स्क्वायर। डेंसिटी किस में मेजर होगा बोलो, kg पर मीटर क्यूबिक, ठीक है, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। फोर्स किस में मेजर होता है, न्यूटन, और न्यूटन होता क्या है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन किस में मेजर होता है बोलो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जहां पे भी आप दो यूनिट्स देखेंगे, जहां पे भी आप दो यूनिट्स देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। वर्क किस में मेजर होता है, जूल्स में। जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर, मतलब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, दैट विल बी हाउ मच, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये सारे तमाम जो आप यूनिट्स देख रहे हो, यूनिट्स का मेला, ठीक है, तो वो हो जाएगा डिराइव्ड यूनिट। एक से ज्यादा यूनिट अगर किसी चीज में है तो वो हो जाएगा डिराइव्ड यूनिट। क्लियर है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन्स, नो, आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया। सम डिराइव्ड क्वांटिटीज, जैसे वेलोसिटी देखो मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पे तुम किसका यूनिट देख पा रहे हो, एक फंडामेंटल यूनिट है लेंथ का और दूसरा फंडामेंटल यूनिट है भाई साहब टाइम का। दो चीजों से बनी हुई है तो ये क्या हो जाएगी, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, ओके। तो मीटर पर सेकंड में आप वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन में देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन होता क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन विल बी हाउ मच, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये भी क्या हो जाएगा, डिराइव्ड यूनिट, ये भी क्या हो जाएगा, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, सिमिलरली वर्क, केजी, वर्क होता है बेसिकली जूल्स में, ठीक है, वर्क इज एनर्जी और इसको मेजर करते हैं जूल्स में। जूल्स क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर मतलब 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, दैट इज हाउ मच, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वही है देखो 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और जूल्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो बेसिकली व्हाट पीपल, इट इज ऑल्सो अ डिराइव्ड यूनिट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी और ईदर बी और सी। अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। आपके थॉट्स को आप मेजर नहीं कर सकते हैं, किसी एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना को आप मेजर नहीं कर सकते हैं। जिस चीज को भी आप मेजर कर पाएंगे उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर दे आर डिराइव्ड। सप्लीमेंट्री फिजिकल कौन से होंगे, रेडियन एंड स्टेरेडियन, दीज आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सो व्हाट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड in more than one fundamental quantity are called as derived physical quantities। एरिया हो गया, डेंसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। There are dash fundamental quantities 7, 3, 6, 16, 7, okay। सो आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या हो गए, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इन किलोग्राम, टाइम इन सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। Acceleration is a derived physical quantity which depends on 2, 3, 5, 0। देखो एक्सेलरेशन किस में डिपेंड कर रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखते हो ना, तो लेंथ एंड टाइम, ठीक है, लेंथ और टाइम, तो कितने में डिपेंड कर रहा है, 2। देयर आर 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ऑन विच एक्सेलरेशन डिपेंड्स। आर वी क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए, वेलोसिटी क्या होता है बोलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा बोलो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। चार्ज इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, नॉन फिजिकल और सप्लीमेंट्री। अभी देखते हैं हम इसको, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, ओके। I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब Q बाई क्या होगा, T, है कि नहीं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट ना, किस रेट से करंट, किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, दैट इज कॉल्ड करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू Q बाई टी, ओके। अभी ये जो Q बाई टी है, तो Q को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी लिख सकते हैं, बोलो I इंटू टी लिख सकते हैं। अभी क्या ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी बनेगा, नहीं, क्योंकि ये 2 क्वांटिटीज से बन रहा है, एक है करंट और एक है
टाइम, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर, और ये हो जाएगा सेकेंड, ये होगा चार्ज। इसी एम्पियर सेकेंड को हम बोलते हैं कूलम, इसी एम्पियर सेकेंड को हम बोलते हैं कूलम। सो चार्ज इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी और अ डिराइव्ड क्वांटिटी, क्या हो जाएगा, डिराइव्ड, ठीक है। इट इज बेसिकली अ डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर क्लियर। चलिए, तो करंट होता है आपका चार्ज अपॉन टाइम। देखो करंट है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम, ठीक है। करंट इनटू टाइम मतलब ये एक अभी करंट आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। करंट आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। दो फंडामेंटल क्वांटिटी से जो भी बनता हो उसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर, ओके। सो दिस विल बी बेसिकली अ डिराइव्ड क्वांटिटी। यूनिट्स, चलिए यूनिट्स पे आते हैं हम। देखो मेजरेबल, ठीक है। measurable quantity is a physical quantity. Whatever measurable quantity is there, it will be basically a physical quantity. Okay, so measurable quantity is basically a physical quantity. So let's look at it. Mass, length, time, area, force, pressure, ये सारे क्या हैं आपके measurable physical quantities हैं, ठीक है। अब physical quantity क्या होता है भाई साहब, is magnitude into unit। तो आपका कोई भी physical quantity होता है वो क्या होता है, magnitude into unit। जैसे मैं अगर बोलूँ 10 मीटर, तो 10 यहाँ पे क्या हो गया, magnitude, और मीटर क्या हो गया, यूनिट, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सीलरेशन, ये क्या हो गया 10 मैग्नीट्यूड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया, यूनिट, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज बेसिकली यूनिट, ओके। एग्जाम्पल, अगर आप डिस्टेंस देख रहे हो 25 किलोमीटर, तो ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, एंड दिस विल बी द यूनिट। तो इसको हम n लिखते हैं, दैट इज नंबर, और इसको हम u लिखते हैं, दैट इज u, ठीक है। सो आपका यूनिट्स हो जाएगा। दिस एक्चुअली मीन्स व्हाट, डिस्टेंस इज 25 टाइम्स मैग्निफिकेशन ऑफ 1 किलोमीटर, है ना भाई। 25 इंटू 1 किलोमीटर करोगे तो 25 किलोमीटर आएगा। तो 25 टाइम्स मैग्निफिकेशन ऑफ 1 किलोमीटर इज बेसिकली द डिस्टेंस, ठीक है। इफ दिस इज 1 किलोमीटर, तो आपका 1 किलोमीटर कैसे करते 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 25 बार आप 1 किलोमीटर लिखोगे तो आपका आ जाएगा 25 किलोमीटर, ठीक है। So this 25 is what, the magnitude. The 25 is what, the magnitude, and magnitude is the measure of magnification of the unit, ठीक है। किलोमीटर क्या हो जाएगा भाई साहब आपका यूनिट। यूनिट इज स्टैंडर्ड रेफरेंस विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। Okay, so unit is what, a standard reference which is used for measurement of a physical quantity. किसी भी मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी को हम यूनिट से मेजर करते हैं, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि लेंथ जो है तो 10 है, 10 क्या मीटर, किलोमीटर, ठीक है, 10 क्या, ठीक है। अगर वॉल्यूम बोल रहे हैं हम 10 या लेट्स से 12 बोल दिया, क्या मिलीलीटर, लीटर, क्या, ठीक है। आपको अगर मम्मी ने भाई साहब भेजा मिल्क लाने के लिए, आप पूछेंगे ना कितना लीटर लाना है, 2 लीटर, 3 लीटर, कितने पैकेट्स, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। सो एवरी फिजिकल क्वांटिटी विल बी बेसिकली अकम्पनीड बाय अ यूनिट, ठीक है। तो यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस कॉल्ड यूनिट। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मतलब क्यों हो जाएगा, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मतलब आपका पूरे यूनिवर्स में जिसको एक्सेप्ट किया गया है। मतलब देखो हमारा SI यूनिट जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर्मेट है। मतलब मैं अगर लेंथ को मीटर में मेजर कर रहा हूँ, अमेरिका में रहता हुआ कोई बंदा भी लेंथ को मीटर में ही मेजर करेगा, रशिया में रहता हुआ कोई बंदा भी भाई साहब लेंथ को मीटर में ही मेजर करेगा। देयर कैन बी नो डिस्पैरिटी टू दिस, ठीक है, क्लियर है। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के हिसाब से ये हो रहा है, ओके। सो मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररीली चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं देखो, ठीक है, विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररीली चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेफरेंस कॉल्ड द यूनिट।
The units of the fundamental quantities are called fundamental units. The units of all other physical quantities can be expressed as a combination of fundamental units which are known as derived units. ठीक है, तो जैसे देखो यूनिट, इन सम रॉन्ग वेज यूनिट्स वेर कंसिडर्ड वेयर फिजिकल क्वांटिटीज यूज्ड टू बी मेजर्ड. जैसे आज की तारीख में भी अगर आप कभी मार्केट में जाते हैं, आप देखेंगे कुछ तराजू वाले, मतलब कुछ सब्जी वाले वो पत्थर रखते हैं ना, ठीक है, तराजू के एक साइड में पत्थर रखते हैं. इज दैट अ राइट वे ऑफ मेजरिंग? नो. आप 1 kg का जो मास है उसको रखेंगे तो दैट विल बी द राइट वे ऑफ मेजरिंग. दैट विल बी अ रॉन्ग वे ऑफ मेजरिंग. इन सम रॉन्ग वेज यूनिट चोजन वे कंसिडर्ड वे फिजिकल क्वांटिटीज यूज्ड टू बी मेजर्ड. ठीक है, तो वैसा तो कोई भी आपको उल्लू बना सकता है ना. सो दैट इज वन थिंग. ओके, लेंथ वाज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ हैंड. ठीक है, जैसे ऐसे करके मेजर करते थे हम पहले. ओ चलिए, एक बित्ता हो गया और ये एक थंब, ऐसा. ठीक है, दैट इज हाउ इट वाज यूज्ड टू बी मेजर्ड बाय हैंड. कभी कभी हम ऐसे भी मेजर करते थे. अच्छा, ये 1 फिर ये 2 ऐसे. आपके हाथ का साइज़ अलग, मेरे हाथ का साइज़ अलग, तो कैसे हम जो भी रीडिंग्स लेंगे उसमें डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग. ओके, but all hands were slightly of different size. All hands were slightly of different size. So all measurements which will be done by using these hands will have different values. ठीक है, okay. So but what if a very short and a very tall person walks? ठीक है, एक बहुत tall person है और एक बहुत short person है, तो इनके जो walk का stride होगा, जैसे मैं जब चल रहा हूँ तो जितने लेंथ पे चल रहा हूँ, आप जब चल रहे हैं एक अलग लेंथ पे चलेंगे. एवरीबडी विल हैव देयर ओन वॉकिंग स्टाइल. ठीक है, सो एवरीबडी विल वॉक. सो 1 लीग इज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर बाय वॉकिंग. जैसे हम लीग को क्या बोलते थे? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर बाय वॉकिंग. 1 घंटा चलने से जो डिस्टेंस कवर्ड होता है उसको हम बोलते हैं 1 लीग. क्या आपके लिए और मेरे लिए वो सेम होगा? हर एक इंसान के लिए अलग अलग होगा, है ना. एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि सबके वॉक का स्ट्राइड अलग अलग होगा. ओके, so the unit should have certain characteristics. ठीक है, characteristics of a unit क्या होनी चाहिए भाई साहब? We have weight measurements of only 100 and 200 grams. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब? इसको कैसे मेजर करोगे, है ना. अगर मैं बोलूँ कि आपके पास जो वेट्स है, नहीं अभी मेरे के पास 100-200 ग्राम से ही हम सारा जितना भी वर्ल्ड का चीज़ है वो 100 और 200 ग्राम से ही मेजर करेंगे. हो पाएगा ये? नहीं. बड़े बड़े हाथी को कैसे मेजर करोगे? ठीक है, बड़े बड़े जो ट्रक्स है उसको कैसे मेजर करोगे? ठीक है, बट आई वांट टू मेजर द वेट ऑफ माय एलिफेंट, तो ये भाई साहब कितना बड़ा हो जाएगा. ठीक है, सो इसीलिए आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स में द यूनिट मस्ट बी ऑफ सूटेबल साइज एंड ईजिली अवेलेबल. एक सूटेबल साइज का यूनिट होना चाहिए और ईजिली अवेलेबल भी होना चाहिए. 100-200 ग्राम से आप हाथी को नहीं मेजर कर सकते, है ना. यू विल हैव टू हैव अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वेट विच शुड बी कंपेरेबल टू हिज वेट एज वेल. ठीक है, द यूनिट मस्ट बी ऑफ अ सूटेबल साइज एंड ईजिली अवेलेबल. अ यूनिट शुड बी ईजिली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल एट एनी प्लेस रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ये ईजिली अवेलेबल होना चाहिए एंड रिप्रोड्यूसिबल एट एनी प्लेस रिक्वायर्ड. हर जगह पे रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट. द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब हर जगह आई वॉन्ट 3 क्विंटल्स ऑफ शुगर. ठीक है, वॉट डज अ क्विंटल मीन? भाई साहब ये तो बोल रहा है मेरे को 3 क्विंटल शुगर चाहिए, लेकिन क्विंटल जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है. एक इंडियन को क्विंटल समझ में आएगा, एक रशियन को नहीं, शायद एक जर्मनी वाले को नहीं, तो वो एक यूनिवर्सल नहीं हुआ. ठीक है, इट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट. येस्टरडे अ किलोग्राम वाज 1000 ग्राम्स बट टुडे इट इज ओनली 800 ग्राम्स. ये सिर्फ 800 ग्राम का है. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं. अगर ऐसा रोज चेंज होता रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना. ऐसा रोज चेंज होता रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा. ओके, सो अ फिजिकल यूनिट मस्ट बी इनवेरिएबल. कोई चेंज नहीं होना चाहिए. आज भी वही, कल भी वही, 100 साल बाद भी वही. इट मस्ट बी इनवेरिएबल, नो चेंजेस एंड वेल डिफाइंड. इसका वेल डेफिनेशन होना चाहिए. इट शुड नॉट बी पेरिशेबल, मतलब खत्म ना हो जाए. ठीक है, ओके. रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन्ड ऑन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट. बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझें. ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ. जैसे यहाँ पे देखो 1 मीटर है. ठीक है, अभी मैं मीटर को क्या कर रहा हूँ? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ. तो कितना हो जाएगा ये? दिस विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो मतलब क्या हो गया? जब आपने यूनिट की वैल्यू क्या कर दी, मीटर से सेंटीमीटर, मतलब आप डिक्रीज कर रहे हैं, तो आपका नंबर का वैल्यू क्या हो गया? 1 से 100 हो गया. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, जैसे आप लिखोगे 1 किलोमीटर और आपको इसमें मीटर में कन्वर्ट करना है,
तो यूनिट की वैल्यू क्या कर रहे हो आप, डिक्रीज कर रहे हो, तो नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे नंबर की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो यूनिट की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। अगर यूनिट की वैल्यू बढ़ती है तो नंबर की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी मतलब ये 1/u। जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती है तो लेट्स से अगर दो चीज़ों के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अगर इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है तो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक है, क्लियर है, ओके। सो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन्ड ऑन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट। आप जितना यूनिट को बढ़ाएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती जाएगी, जितना यूनिट को घटाएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये सिंपल मीनिंग है, ठीक है। यहां तक सब समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स? नो, ओके। तो N1U1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2U2। अभी देखो ऐसा, जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो ये 1 का क्या हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका N1, ये हो गया आपका N2, ये हो गया आपका U1, ये हो गया आपका U2, ठीक है। तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? दिस विल बी इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू N3U3, दिस विल बी इक्वल टू N4U4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So where N1 and N2 are the numerical values and U1 and U2 are the units of the same physical quantity in different systems, ठीक है, in different systems. So let's say dash is a standard used for the measurement of a physical quantity. क्या हो जाएगा बोलो? Derived quantity, fundamental quantity, unit और quantity. Dash is a standard used for the measurement of a physical quantity. क्या हो जाएगा? Unit. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को देखकर ही आप बता सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ, कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, 4 मीटर, ये किसका यूनिट हो गया? लेंथ का, है ना। अगर मैं बोलूँ 4 मीटर क्यूबिक, ये किसका यूनिट हो जाएगा? वॉल्यूम का, है ना। जैसे मैं बोलूँ 1 ग्राम पर लीटर, ये किसका यूनिट हो जाएगा? किसी का डेंसिटी बता रहे हो आप, ठीक है, ओके। सो डैश इज अ स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ही आपके किसी क्वांटिटी में, जैसे मैं अगर सिर्फ 5 लिखूँ तो इट्स जस्ट अ नंबर, 5 मीटर लिखूं तो इट्स अ लेंथ, ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। 5 लिखूं तो जस्ट अ नंबर, 5 मीटर लिखूं तो इट्स अ लेंथ, ठीक है। तो जैसे ही किसी फिजिकल क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो यूनिट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक हो गया आपका फुट पाउंड सिस्टम FPS, एक हो गया आपका CGS सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, और एक हो गया आपका MKS दैट इज मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। So these are different formats of units: foot pound system, centimeter gram and second system, and then we have meter kilogram and second system. So these are 3 systems of units. इन सब को छोड़कर हम क्या यूनिट इस्तेमाल करते हैं? SI सिस्टम, ठीक है। तो हम देखो, आज की तारीख में स्टैंडर्ड इंटरनेशनली यूज होता है, लेकिन पहले के ज़माने में FPS होता था। मतलब लेंथ को हम इसमें कहाँ, लेंथ को हम फुट में मेजर करते हैं, वे मास को हम पाउंड्स में मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं। CGS मतलब लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को हम ग्राम्स में मेजर करते हैं, अगेन टाइम को हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं। यहाँ पे लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल, दैट इज द डिफरेंस। आर वी क्लियर? ठीक है। तो अभी हम भाई साहब CGS सिस्टम देख लेते हैं। लेंथ को आप किस में मेजर कर रहे हैं? सेंटीमीटर में, दिस C इज फॉर सेंटीमीटर, ठीक है। मास को आप किस में मेजर कर रहे हैं? ग्राम्स में, एंड टाइम को आप किस में मेजर कर रहे हैं? सेकेंड्स में। दैट इज कॉल्ड द CGS सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से आप MKS सिस्टम में आइए, तो लेंथ को आप किस में मेजर कर रहे हैं? मीटर में, मास को आप किस में मेजर कर रहे हैं? किलोग्राम्स में, टाइम को आप किस में मेजर कर रहे हैं? सेकेंड्स में, ठीक है। दिस इज बेसिकली FPS सिस्टम में। देखिए क्या हो जाएगा, लेंथ को आप किस में मेजर कर रहे हैं? फुट में, मास को आप किस में मेजर कर रहे हैं? पाउंड्स में, टाइम को आप किस में मेजर कर रहे हैं? सेकेंड्स में, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज मेजर्ड, ओके। सो बट व्हेन द साइंटिस्ट यूज्ड टू मीट इंटरनेशनली दे हैड अ प्रॉब्लम। अभी क्या हो रहा है कि समझ लो साइंटिस्ट लोग मिल रहे हैं, ये भाई साहब बात कर रहा है फुट में, ये भाई साहब बात कर रहा है मीटर में, ये भाई साहब बात कर रहा है सेंटी, किसी का कुछ लैंग्वेज समझ में ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो इसीलिए इट वॉज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग ऑल मेजरमेंट्स एट वन प्लेटफॉर्म, सो दैट a person who is doing any kind of measurement
sitting in America will be able to understand what kind of measurement is happening in Russia and so on and so forth. ठीक है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए भाई साहब, टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है, दिस इज गोइंग टू क्रिएट कंफ्यूजन. अरे ये कौन से सिस्टम में बोल रहा है भाई साहब, कौन सी भाषा बोल रहा है, ठीक है, विद डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दिस वाज क्रिएटिंग कंफ्यूजन. So they finally came to a conclusion by General Conference on Weights and Measures in 1971 for international usages in scientific, technical, industrial and commercial work at France. ठीक है, they introduced an international system of units and this system is called the SI units. ठीक है, okay. Which of the following is a characteristic of unit? The unit must be universally accepted. It must be invariable and well defined. It must be of suitable size and easily available. All of the above. All of the above, right? Unit must be universally accepted. सबको समझ में आना चाहिए, सब लोग इसको एक्सेप्ट भी करने चाहिए. It must be invariable, मतलब वेरी नहीं होना चाहिए. जैसे मेरे हाथ का लेंथ और आपके हाथ का लेंथ वेरी करेगा, ठीक है, तो ये वेरी नहीं करना चाहिए. वेल डिफाइंड होना चाहिए. इट मस्ट बी ऑफ सूटेबल साइज, ऐसा नहीं कि भाई साहब 100 ग्राम से आप एक हाथी को मापने चले, ठीक है. सूटेबल साइज एंड इजीली अवेलेबल. ऑल ऑफ द सारे होने चाहिए. सो दिस विल बी बेसिकली ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, अ स्टैंडर्ड यूनिट इज नेसेसरी फॉर द सेक ऑफ एक्यूरेसी, कन्वीनियंस, यूनिफॉर्मिटी. ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसमें भी. ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए एक्यूरेसी के लिए भी, कन्वीनियंस के लिए भी और यूनिफॉर्मिटी के लिए भी. ठीक है, a standard unit is necessary for the sake of accuracy, for the sake of convenience, for the sake of uniformity and equal justice to all. justice क्यों भाई साहब, आप जाएंगे एक दुकान में और उसमें स्टैंडर्ड वेट यूज हो रहा है लोहे से, दूसरे दुकान में गए पत्थर रख रहा है, तो भाई साहब आप बेवकूफ़ भी बन सकते हैं और वो भी बेवकूफ़ बन सकता है. ठीक है, तो इसमें आपका जस्टिस नहीं होगा. दिस विल नॉट बी जस्टिफाइड. ओके, ओके. सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में देख लेते हैं रूल्स फॉर यूजिंग सिंबल्स ऑफ एसआई यूनिट्स. ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे आपका रूल्स फॉर यूजिंग सिंबल्स ऑफ एसआई यूनिट. फुल नेम ऑफ यूनिट्स इवन इफ दे आर नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट शुड नॉट बी रिटन विद इनिशियल कैपिटल लेटर. जैसे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, न्यूटन. अरे कभी कभी हम जैसे जो फिजिकल क्वांटिटी है, एग्जाम्पल न्यूटन बट नॉट न्यूटन. ठीक है, न्यूटन. तो आप जैसे कैसे लिखते हो यहाँ पे, सिंबल्स फॉर अ यूनिट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट शुड हैव अ कैपिटल लेटर. तो जैसे अगर हम न्यूटन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या लिखते हैं हम, एन. जैसे 5 न्यूटन का फोर्स, तो ये जो कैपिटल लेटर लिखेंगे हम, ऐसे नहीं लिखेंगे. इट विल नॉट बी डन लाइक दिस. ठीक है, सो वेन एवर वी आर यूजिंग अ साइंटिस्ट का नेम एज अ यूनिट, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, वी विल यूज अ कैपिटल लेटर. ठीक है, ओके. जैसे अगर आप देखोगे वॉट हम लिखते हैं ना, वॉट मतलब क्या होता है, जूल्स पर सेकेंड. इट इज बेसिकली वॉट, द यूनिट ऑफ पावर. ठीक है, पावर को हम क्या लिखते हैं भाई साहब, पावर इज बेसिकली इक्वल टू वॉट, दैट इज जूल्स पर सेकेंड. तो यहाँ पे किसके नाम से आ रहा है, जेम्स वॉट. जेम्स वॉट वर द पर्सन हु डिस्कवर्ड द स्टीम इंजन. ठीक है, तो इनके ऊपर आ रहा है ये, तो इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, डब्ल्यू से लिखेंगे. पावर का जो यूनिट रहेगा वो डब्ल्यू से होगा. जूल्स का देखो वर्क, तो यहाँ पे भाई साहब जूल्स जो है वो भी साइंटिस्ट का नाम है, तो कैपिटल जे. ए फॉर एम्पियर इनके ऊपर है. ठीक है, एम्पियर वाज आल्सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. जहाँ पे भी आपको यूनिट कैपिटल लेटर में दिखे, इसका मतलब वो क्या हो गया, दैट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट. ठीक है, दैट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट. ओके. पंक्चुएशन मार्क शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द सिंबल ऑफ यूनिट. कभी भी आप सिंबल ऑफ यूनिट के बाद, जैसे आप यहाँ पे 100 kg लिख रहे हैं, तो आप सीधा ऐसे लिखेंगे 100 kg, ऐसा नहीं लिखेंगे. ठीक है, 100 kg ऐसा नहीं लिखेंगे. यू आर नॉट गोइंग टू राइट दिस. ठीक है, या 100 kg ऐसा फुल स्टॉप ऐसे नहीं लिखेंगे. ठीक है, सो सिंबल ऑफ यूनिट शुड नॉट टेक प्लूरल फॉर्म. ठीक है, एग्जाम्पल 100 न्यूटन्स इज 100 न्यूटन बट नॉट 100. ठीक है, तो आपका देखो 100 न्यूटन अगर हमने लिखा तो इसको हम 100 न्यूटन ही लिखेंगे. ठीक है, 100 न्यूटन सेकेंड नहीं लिखेंगे. ठीक है, 50 मीटर्स इज 50 मीटर. 50 मीटर्स इज बेसिकली 50 मीटर बट नॉट 50 मीटर्स. लिख तुम क्या रहे हो, देखो जैसे समझो तुम यहाँ पे क्या लिख रहे हो, 50 मीटर्स लिख रहे हो ना, लेकिन यूनिट लिखने के समय तुम क्या लिखोगे, 50 मीटर ही लिखोगे. यूनिट के साइन में कोई प्लुरैलिटी नहीं होगी. यूनिट के साइन में कोई प्लुरैलिटी नहीं होगी. जैसे 70 न्यूटन्स. ठीक है, 70 न्यूटन्स लिख रहे हो, 70 न्यूटन्स फोर्स,
ठीक है, लेकिन तुम जब इसको लिखोगे तो 70 n ही लिखोगे, NS नहीं लिखोगे, ठीक है, क्लियर है। मीटर्स ये भी गलत है आपका, 50 मीटर्स ऐसे लिखना भी गलत है, 50 ms ये लिखना भी गलत है। दिस इज द करेक्ट वे टू राइट इट, ठीक है। कुछ रूल्स हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग SI यूनिट? न्यूटन, न्यूटन, 100 kg, 50 मीटर्स। रॉन्ग, 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 दिस इज राइट, ठीक है, दिस विल बी करेक्ट है। ये क्या हो गया? अरे हाँ, जब हम लिख रहे हैं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जब हम लिख रहे हैं भाई साहब, जब हम मतलब इसमें नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा न्यूटन, ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट फॉर्मेट, यस न्यूटन। जब हम ऐसे लिख रहे हैं, देखो 50 न्यूटन लिख रहे हैं भाई साहब, 50 न्यूटन ऐसे लिख रहे हैं जब हम, तब ये करेक्ट फॉर्मेट है, ठीक है, ओके। फुल नेम्स ऑफ यूनिट्स इवन इफ दे आर नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट शुड नॉट बी रिटन विद इनिशियल कैपिटल लेटर। अगर यूनिट का फुल नेम आप लिख रहे हो न्यूटन बट नॉट न्यूटन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रूल फॉर यूजिंग द SI यूनिट? सिंबल ऑफ यूनिट शुड टेक प्लूरल फॉर्म, गलत है ना, सिंबल ऑफ यूनिट्स कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आ सकता। मीटर्स आप बोल रहे हो लेकिन लिखने के टाइम पे सिंगल M ही लिखोगे। न्यूटन्स आप बोल रहे हो, लिखने के टाइम पे आप सिंगल N ही लिखोगे, ठीक है। सिंबल ऑफ यूनिट शुड नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, करेक्ट है, ठीक है, सो दिस वुड बी करेक्ट। पंक्चुएशन मार्क शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द सिंबल ऑफ यूनिट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। एंड अ स्मॉल लेटर इज यूज्ड व्हेन सिंबल ऑफ यूनिट इज एक्सप्रेस्ड आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ, मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ, भाई साहब वी आर फैमिलियर विद सम डिस्टिंक्ट मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अ मीटर स्केल इज यूज्ड फॉर लेंथ फ्रॉम 10⁻³ to 10⁻² मीटर, ठीक है। अ स्क्रू गेज एंड अ स्फेरोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर लेंथ एज लेस देन, तो स्क्रू गेज क्या होता है ये आप पढ़ोगे, ठीक है, दैट इज बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है। अ स्क्रू गेज लुक समथिंग लाइक दिस, अ स्क्रू गेज विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये एक स्क्रू गेज, जिससे आप बहुत थिन तार को, बहुत ही थिन जो तार होते हैं उनका डायमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। इट लुक समथिंग लाइक दिस, जैसे मैंने आपको बोला था, देखो दिस इज बेसिकली अ स्क्रू गेज, ठीक है। वर्नायर कैलिपर्स यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, वर्नायर कैलिपर्स यूज, वहाँ पे एक वर्नायर कैलिपर पड़ा हुआ है ना, वहाँ पे एक वर्नायर कैलिपर पड़ा हुआ है ना, दिखाइए, ये आपका देखिए वर्नायर कैलिपर है, ठीक है। आप इसको यूज़ करते हैं बहुत थिन कोई चीज़ मेजर करने के लिए, बहुत थिन। इसका यूज़ कैसे होता है वो हम बाद में देखेंगे। हाँ, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। बाल का साइज़ भी आप मेजर कर सकते हैं, बहुत ही थिन कोई चीज़ होगी उसको डायमीटर को आप मेजर कर सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट इज़ देयर इन योर प्रैक्टिकल्स, साइंस के प्रैक्टिकल्स में आपका वर्नायर कैलिपर्स को कैसे यूज़ करता है, स्क्रू गेज को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो वर्नायर कैलिपर्स इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ, ये आपका वर्नायर कैलिपर्स है, देखो देखो जो मैंने दिखाया अभी आपको सेम चीज़ है, ठीक है। दिस इज द वर्नायर कैलिपर्स, ये आपका सेम है, देखो दिस इज वर्नायर कैलिपर्स। इसको हम बेसिकली जॉज फॉर मेजरिंग इनर डायमेंशन, किसी बाहर अंदर की चीज़ का डायमेंशन अगर हम मेजर कर रहे हैं और किसी बाहर की, समझ लो कोई बॉल है, ठीक है, उस बॉल के बाहर का डायमेंशन हमने ऐसे मेजर किया, अंदर का डायमेंशन इससे मेजर कर रहे हैं। तो ये आपके दो स्केल्स होते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे एक स्केल आपको दिख रहा है, ये स्केल दिख रहा है और ये स्केल दिख रहा है, दैट इज बेसिकली वर्नायर कैलिपर्स। वी विल लर्न अबाउट दिस, ठीक है। आपके प्रैक्टिकल्स में भी वर्नायर कैलिपर्स है बेसिकली, यू हैव वर्नायर कैलिपर्स इन योर प्रैक्टिकल्स इस पे, स्क्रू गेज भी है, ओके। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस ऑफ a planet or a star from the earth cannot be measured directly with a meter scale, तो इन important method is the parallax method, ये भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। when an object located against specific point of a wall is viewed with only one eye, एक आई से उस ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हैं, first with the left eye and next with the right eye, then the position of the object change with respect to the point on the wall। कोई भी इमेज ले लो, इसको लेफ्ट साइड से देखो, राइट साइड को, ठीक है, आपको अलग अलग दिखेगा कि नहीं, ठीक है। यू बेसिकली क्लोज वन आई एंड सी दैट, यू क्लोज द अदर आई एंड सी दैट, यू विल सी डिफरेंट, ठीक है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट लोकेटेड अगेंस्ट स्पेसिफिक पॉइंट ऑन अ वॉल इज व्यूड विथ ओनली वन आई, से फर्स्ट विथ लेफ्ट आई and next with right eye, then the position of the object seems to change with respect to the point on the wall, ठीक है, okay। This is called parallax, इसको हम बोलते हैं parallax। The distance between two points of observation is called the basis। तो आपने लेफ्ट आई से देखा तो इधर दिखा, राइट आई से देखा तो इधर दिखा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं बेसिस, क्लियर है। लेफ्ट आई से देखा तो आपने ऑब्जेक्ट को इधर देखा, राइट आई से देखा तो इधर दिखा, तो अभी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है दैट विल बी बेसिकली बेसिस, इसी को हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड ऑफ डिटरमिनिंग। द डिस्टेंस d
of far away planet P is measured by observing it from two different places on the earth, say A and B separated by a distance AB, that is B. तो दो प्लेसेस हैं A और B, और इसको दूर से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक है. अभी हम देखेंगे इसमें क्या लॉजिक लगता है, ठीक है. सो लेट्स से यहाँ पे एक प्लेस है ऑन अर्थ A. ओके, अर्थ में एक प्लेस है ए, अर्थ में एक प्लेस है बी, दे बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस बी, ठीक है. अभी आप क्या कर रहे हो भाई साहब, डिस्टेंस को मेजर करने की कोशिश कर रहे हो. लेट्स से ये कोई स्टार है, यू आर लुकिंग एट इट विद अ टेलीस्कोप. इन दोनों के बीच में एंगल कितने का हो गया, थीटा. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? आप हैं अर्थ में, अर्थ में एक पोजीशन आपका ए है, थोड़ा सा आगे आप गए एट अ पोजीशन बी. The distance between A and B is basically small b. Now you are trying to measure the distance of a star from Earth. What you see as the angle between these two positions is theta. ठीक है? Okay. The angle theta between two directions along which the planet is viewed, star है या planet है, at the 2 points is measured, which is called the parallax angle or parallactic angle. इसको हम parallax angle बोलेंगे या parallactic angle बोलेंगे. Since theta is small, AB can be considered to be an arc of length b of a circle with center at a point P, S and the distance d as the radius. मतलब कैसा है देखो, ये थीटा जो है बहुत ही स्मॉल है. फिजिक्स में आप हमेशा इस तरीके के एजम्पशंस देखेंगे. ये आपका S था, ये आपका डिस्टेंस d, ये आपका डिस्टेंस d, ठीक है. सो थीटा इज वेरी स्मॉल. AB can be considered as an arc of length. तो यहाँ पे A है और ये B है. एक्चुअली स्ट्रेट डिस्टेंस है, लेकिन हम इसको arc of length B मान सकते हैं. Arc of length B of a circle with center at P point and the distance D as the radius. ठीक है, the distance D as the radius. Once the distance D of a planet is determined, the diameter D and angular size of planet can be estimated by the same method. ठीक है. सो जैसे देखो यहाँ पे B है, B की वैल्यू क्या हो गई, d थीटा, d, ठीक है, इज इक्वल टू B बाई थीटा. ये हो जाएगा आपका, ठीक है. तो मतलब ये जो B है, ठीक है, आपको ये वाला B मालूम है, ठीक है. मतलब A और B में जो डिस्टेंस है वो बेसिकली B है, लेकिन छोटा सा आर्क अगर हम मान लें तो इसका भी लगभग लेंथ B ही होगा. समझ में आ रहा है? ये B और ये B ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा. ये क्या है, डिस्टेंस D है, कहाँ से, प्लैनेट से, और ये है आपका एंगल थीटा. आप देखो, आपने ये पढ़ा था ना कि अगर कोई सर्कल है और ये सर्कल का हिस्सा है, तो ये अगर थीटा है, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बोलो, L, और ये वाला कितना हो गया बोलो, R. तो L इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा पार्टी, R थीटा होता है. उसी तरह से A और B स्ट्रेट लाइन है, ये हो गया B, B इज इक्वल टू D थीटा. समझ में आ रहा है? ये B इज इक्वल टू, यहाँ पे R क्या है, D इंटू थीटा. ठीक है, तो B इज इक्वल टू D थीटा. या इस डिस्टेंस को निकालना है तो क्या हो जाएगा, B बाई थीटा हो जाएगा. B की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स A एंड B इज B, और थीटा क्या हो जाएगा, थीटा को आपको रेडियंस में लेना है, बहुत ज़रूरी है. जैसे मैंने आपको दिखाया अभी 180 डिग्री, 180 डिग्री आपका कितना होता है, पाई रेडियंस. ठीक है, आपका पाई रेडियंस मतलब कितना हो जाएगा, 22/7 या 3.142 रेडियंस, ऐसा हो जाएगा. ठीक है, दैट इज दिस थीटा हैज़ टू बी टेकन इन, ये आपको ध्यान रखना है, दिस थीटा हैज़ टू बी टेकन इन रेडियंस, ये वाला आपका रेडियंस में होना चाहिए. ठीक है, क्या हो गया, व्हाट इज द प्रॉब्लम. Two diametrically opposite points M and N of a planet are viewed through telescope from a point A on the earth. Let angle alpha be the two directions viewed is measured. Then by considering Mn as the arc of the length, we can write क्या भाई साहब, D is equal to D alpha. ठीक है, D alpha और alpha is equal to सेम चीज़ लिख रहे हैं. देखो थीटा लिखा था वहाँ पे, D by D हो गया. ठीक है, the angle alpha between two directions viewed is measured. Then by considering Mn as the arc of the length D of a circle with center at A,
सेंटर एट ए, देखो ए और बी है ये, ठीक है, ए और बी, एंड डिस्टेंस डी एज द रेडियस, यहाँ पे डिस्टेंस डी एज द रेडियस है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये डी क्या हो जाएगा भाई साहब, डी विल बी इक्वल टू डी इंटू अल्फा। ये अगर अल्फा है, ये वाला डिस्टेंस कितना है भाई साहब, डी, ये वाला डिस्टेंस कितना है आपका, ऑलमोस्ट डी, दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल डी इंटू अल्फा, वही सेम चीज़ है देखो, ठीक है। तो आपका अल्फा क्या हो जाएगा, डी बाई डी। अल्फा को अगर हमको देखो यहाँ पे अभी जो हमने अभी जो किया, इसमें हम अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और ये तो हमको दिया ही हुआ है, ठीक है, ये तो हमको दिया हुआ है, दोनों चीज़ें हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, अभी हम आते हैं बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस, जैसे क्या तुम एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स के डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हो, प्रोटॉन्स के डिस्टेंसेस को मेजर करते हो, नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ एस्टिमेशन ही कर सकते हैं। वी कैन ओनली डू एन एस्टिमेशन of very small distances, let's say size of a molecule. So very small sizes like size of a molecule can be measured by a special microscope called the tunneling microscope. इस tunneling microscope से हम measure कर सकते हैं। The size of molecules can be estimated by a simple method as explained below, ठीक है। To determine molecular size of oleic acid, dilute solution of oleic acid in alcohol of concentrated C is prepared, ठीक है। लाइकोपोडियम पाउडर इज स्प्रेड ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर एंड टेकन इन अ ड्रॉप, समझ में नहीं आएगा ये सारी चीज़ें, लेकिन इसको ऐसे समझिए, एन ड्रॉप्स ऑफ प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ईच ऑफ वॉल्यूम वी आर पुट इन वाटर, द ड्रॉप स्प्रेड ऑन टू अ थिन एंड रफली सर्कुलर फिल्म ऑफ मॉलिक्यूलर थिकनेस ऑन वाटर सर्फेस, यू डोंट हैव टू गेट डीप इन टू दिस, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैसे एस्टिमेशन से एक साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल निकालते हैं, वरना आप किसी इंस्ट्रूमेंट से साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल नहीं निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द फिल्म अपॉन एरिया ऑफ द फिल्म, सो बेसिकली आपका थिकनेस क्या हो जाएगा, एन इंटू वी अपॉन ए, ठीक है। जैसे लार्ज डिस्टेंसेस सच एज डिस्टेंसेस ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कौन से मेथड से बच्चा पार्टी, मीटर स्केल, वर्नायर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, पैरेलैक्स मेथड। बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस को आप वर्नायर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से मेजर करते हैं, मीटर स्केल्स को आप लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, लेकिन जो बहुत लार्ज डिस्टेंसेस होते हैं, लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स, यू मेजर इट अंडर पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। ओके चलिए और देखते हैं हम एमसीक्यूज में, ठीक है। लार्ज डिस्टेंसेस सच एज डिस्टेंसेस ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार फ्रॉम द अर्थ cannot be measured directly with a meter scale. An important point in such cases is the parallax method. तो parallax method से हम इसको, तो parallax method basically हो क्या जाएगा, समझ लो ये आपका एक A है और ये B है, टेलीस्कोप से आप एक डिस्टेंट प्लैनेट को देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में अर्थ में डिस्टेंस कितना है, लेट्स से D है, ये वाला एंगल कितना बन रहा है, थीटा, ये वाला डिस्टेंस है आपका D, तो आप क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द आर्क, तो D कैन बी रिटन एज d इंटू थीटा, d इंटू थीटा। ये थीटा आपका किस में होगा भाई साहब, दिस थीटा हैज़ टू बी इन रेडियंस, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा, d बाई डी, थीटा को आप d बाई डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन बी मेजर्ड बाय माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टनलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो दिस विल बेसिकली टनलिंग माइक्रोस्कोप। Estimation of very small distances, let's say size of a molecule, very small sizes, let's say the size of a molecule can be measured by a special microscope called tunneling microscope. Range of lengths, ठीक है, let's look at range of lengths. The size of the objects we come across in the universe vary over very wide range. Size of the objects, आप देखो कहीं कहीं पे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, 10⁻⁻14 मीटर, इतने स्मॉल होते हैं, और कहीं कहीं पे ऑब्जेक्ट्स इतने बड़े होते हैं 10⁻26 मीटर के, ठीक है। सो देयर इज अ वेरीड रेंज विच वी कैन बेसिकली मेजर। वी ऑल्सो यूज सर्टेन स्पेशल लेंथ यूनिट्स फॉर शॉर्ट एंड लार्ज लेंथ्स, दीज आर फर्मी। फर्मी कितना होता है, देखो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15, ठीक है, 1 फर्मी। 1 एंगस्ट्रॉम ये होगा 10⁻⁻10 मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर। हमने उस दिन पढ़ा था ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दिस विल बी इक्वल टू 1 AU, दैट इज एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दैट इज टू एन ट्यून ऑफ 1.496 या 1.5 भी ले सकते हैं इंटू 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर इज एक्चुअली द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है।
तो इसके कैलकुलेशन में क्या लॉजिक लग जाएगी, जो भी लॉजिक लगेगी, देखो लाइट की स्पीड क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक ईयर में कितने सेकेंड्स होंगे, देखो 365 डेज इंटू 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 कितना हो जाएगा 24 आवर्स, 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, दैट्स हाउ यू आर गेटिंग दिस नंबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 पार्सेक क्या हो जाएगा, 1 पार्सेक विल बी इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट सबस्टेंस एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड, 1 आर्क सेकेंड का एवरेज रेडियस है, ठीक है। रेंज एंड ऑर्डर ऑफ लेंथ, ठीक है, साइज लेंथ, साइज ऑफ अ प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन मतलब एटम के अंदर 10⁻⁻15, ठीक है। साइज ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस, ये कितना हो जाएगा 10⁻14, इसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। साइज ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, दिस विल बी अराउंड 10⁻10, ठीक है। देन वी हैव लेंथ ऑफ टिपिकल वायरस, दैट इज 10⁻8, ओके। व्हाट एल्स, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट में 10⁻7। देन वी हैव साइज ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसूल, हमारे अंदर जो आरबीसीज होते हैं उनका लेंथ कितना होता है 10⁻5, दैट्स हाउ रेंज एंड ऑर्डर ऑफ लेंथ्स आर, ठीक है। थिकनेस ऑफ पेपर 10⁻4, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट अबव सी लेवल, ये कितना हो जाएगा 10⁻4, रेडियस ऑफ द अर्थ 10⁻7, डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ 10⁻8, ये ऑर्डर है बेसिकली, मतलब कोई वैल्यू होगी न्यूमेरिकल वैल्यू लेकिन इंटू 10⁻8, ठीक है, कोई इंटीग्रल वैल्यू होगी। डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, इट इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट 10⁻11, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ प्लूटो फ्रॉम द सन, दिस विल बी 10⁻13, ठीक है। सो ये अलग अलग चीजें हैं। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ आवर गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी 10⁻21, ठीक है, इन मीटर्स। डिस्टेंस ऑफ एंड्रोमेडा गैलेक्सी, दिस विल बी हाउ मच 10⁻22। डिस्टेंस टू द बाउंड्री ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ये कितना हो जाएगा 10⁻26, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग्स पीपल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम? माइक्रोसेकेंड, लाइट ईयर, लीप ईयर, लूनर मंथ, so this will be light year. Light year is 9.46 into 10⁻5 meter है, which is not a unit of time, and hence light year is not a unit of time. Light year is a unit to measure distances. 1 Fermi is equal to 10⁻, कितना हो जाएगा फटाफट 10⁻⁻5 एंगस्ट्रॉम। कैसे, देखो 1 फर्मी होता है आपका 10⁻⁻15 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम होता है कितना आपका 10⁻⁻10 मीटर। इसको भाई साहब डिवाइड कर लो, इसको अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा डिवाइड 10⁻⁻15 अपॉन 10⁻⁻10, सो दैट विल बी हाउ मच 10⁻⁻15 माइनस 10, दैट विल बी 10⁻⁻15 प्लस 10, ठीक है, दैट विल बी 10⁻⁻5। तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है? तो 1 फर्मी कितना हो गया बताओ 10⁻⁻ फर्मी एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 10⁻⁻5 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग्स पीपल? समझ में आ रही है? ओके ओके ओके। सिंस 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻5 एंगस्ट्रॉम इज दिस मच, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके, दैट वुड बी इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कोई क्वेश्चंस है? एनी क्वेश्चन दैट इज क्रॉसिंग योर माइंड?